in return of a payment is called a contract of carriage. कैरेज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इसमें हम लोग, एक पर्सन क्या होते हैं, वो एग्री करते हैं किसी कंपनी के साथ उसकी गुड्स कैरी करने की, ठीक है। वो जो गुड्स, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा है कि जो गुड्स है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। इन द रिटर्न ऑफ पेमेंट इट्स कॉल्ड कैरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज। उसको क्या मिलेगा? उसके बदले में पैसे मिलेंगे, वो उसको पेमेंट करेगा अगर वो उसकी गुड्स की सर्विसेज उसको प्रोवाइड करेगा। द पार्टी और अ पर्सन हु कैरी गुड्स और अ पैसेंजर फॉर अ पेमेंट whether by land, air or sea is called a carrier. ठीक है। कोई भी पार्टी या कोई पर्सन वो जो पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए और उसकी पेमेंट ले, तो उससे हम क्या कहेंगे? कैरियर कहेंगे। उसमें तीन चीजें आ जाती हैं, फिर वो बाय लैंड जाए, बाय एयर जाए या फिर बाय सी जाए, इट्स कॉल्ड अ कैरियर। Pakistan law related to the carriage of good by land. The law relating the carriage of goods may be stated under three heads. इसकी तीन हेडिंग्स इसमें आ जाती हैं। अगर आप पाकिस्तान में लॉ और कैरिज ऑफ गुड्स की बात करेंगे तो पहली आ जाती है कैरिज बाय लैंड, दूसरी आ जाती है कैरिज बाय सी, तीसरी आ जाती है कैरिज बाय एयर, ठीक है। कॉमन पब्लिक कैरियर्स, प्राइवेट एंड ग्रेजुएट कैरियर्स, ठीक है। ये क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कैरियर्स बाय लैंड की है। तीन उसमें आ जाती है, कॉमन और पब्लिक कैरियर्स, दूसरी है प्राइवेट कैरियर्स, तीसरी है ग्रेजुएट कैरियर। The Carriers Act 1865 defines a common carrier as any individual firm or a company other than a government engaged in the business transporting or hire goods from place to place by land, inland navigation for all person indiscriminately. पाकिस्तान के पाकिस्तान के जो कैरियर एक्ट 1866 से वो डिफाइन करता है कि इसको कॉमन कैरियर को वो बोल रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई फर्म, कोई कंपनी या अदर देन द गवर्नमेंट इंगेज है ट्रांसपोर्टिंग के बिजनेस में या ट्रांसपोर्टिंग फॉर hire goods for a place to place by land, inland navigation for all the person, वो उसमें एक्ट में आ जाती है। ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस कौन सा आ जाता है? जो ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस होता है जो क्या करते हैं, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? हमें हमारे जो गुड्स हैं, जो फिनिशिंग गुड्स हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। कॉमन कैरियर में क्या आ जाती है? ये वही बात फिर इसमें आ जाती है। कॉमन कैरियर की ये पॉइंट है। The Carrier Act 1965 defines a common carrier, an individual firm or the other than governed by मेरी मिस्टेक से मैं ये बेटा दो बार बात लिख गई हूँ, इट्स ओके, मैं उसको कर दूंगी। यहाँ पर है डेफिनेशन इसकी, a common carrier is one who undertake to carry goods for a hire to transport, ठीक है। कॉमन कैरियर में क्या आ जाता है कि कोई बंदा अंडरटेक कर रहा है गुड्स को कैरी करने के लिए, और हायर क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस द गुड ऑफ एनीवन विलिंग टू एम्प्लॉय हिम, अ पर्सन हु रिजर्व द राइट एक्सेप्टिंग रिजेक्टिंग ऑफर टू गुड्स ऑफ और कैरीज इज नॉट अ कॉमन कैरियर, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? सिंपली बात ये कह रहा है कि एक कॉमन कैरियर में क्या आ जाता है, एक बंदा है या एक कंपनी है, वो क्या करती है? किसी भी ट्रांसपोर्ट को हायर कर रही है, किसी भी ट्रांसपोर्ट को हायर कर रही है अपनी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह विलिंगली पहुंचाने के लिए, तो उस पर वो पर्सन जो है वो इसमें आ जाएगा, कॉमन कैरियर में आ जाएगा। who reserves the right of accepting or rejecting the offer, उस बंदे को ये पूरा राइट है कि वो अगले मतलब दूसरे पार्टी की ऑफर को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो चाहे तो विलिंगली एग्री हो जाए कि हाँ भाई मैं आपकी गुड्स वहां तक पहुंचा के आ जाऊंगा, एक सिटी से दूसरे सिटी तक, और अगर वो चाहे तो वो बोलेगा नहीं मुझे कोई और काम है, आप कोई और हायर करें, ठीक है। ये चीज आ जाती है कॉमन कैरियर में। उसके बाद आ जाते हैं फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरियर। द फॉलोइंग फीचर ऑफ द कॉमन कैरियर, अ कॉमन कैरियर में बी एन इंडिविजुअल, अ फर्म, कंपनी एक्सक्लूडेड गवर्नमेंट, ठीक है। ये बोल रही है कि कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल्स में फर्म्स आ जाती, लेकिन एक्सक्लूडेड गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं है।
Thus, the railway being owned by the government cannot be called as a common carrier. ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है रेलवे का, क्योंकि रेलवेज भी तो यही काम कर रही है ना, जो ट्रेन से वो भी यही काम कर रही है। पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है, और उसके बदले में हमसे क्या लेते हैं, वो पैसे लेते हैं। इट्स फॉर्म ऑफ टिकट, और वो पैसों के बदले में टिकट देते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रेन में ट्रेवल करते हैं। तो इट्स कॉल्ड, ये कैरियर्स में आ सकता है, लेकिन ये कॉमन कैरियर में नहीं आ रही ये बात। Thus, the railway being owned by the government cannot be called as a common carrier. I thought the railway are engaged in transporting goods. जब तक वो railway engaged नहीं होती transporting of goods में. Similar, post office is not common carrier, but it's not the agent of sender. It has own a separate act. ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने पोस्ट ऑफिस का एग्जाम्पल दिया गया है कि वो कॉमन कैरियर नहीं है, और इट्स नॉट एजेंट ऑफ सेंडर, ये सेंडर का एजेंट भी नहीं है। इसका एक अलग से एक्ट बनाया गया है, वो अगर मैं देखूंगी, अगर आपके कोर्स कंटेंट में है तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। फॉर हायर क्या कह रहा है, अ कॉमन कैरियर इज वन हु एंगेज द बिजनेस ऑफ अ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फॉर हायर। कॉमन कैरियर क्या है, वो क्या, उसका काम क्या है, वो इंगेज रहता है किसमें, बिजनेस ऑफ अ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फॉर हायर। आपने देखा होगा कि ये जो ट्रक्स जारी होती हैं उस पे नाम लिखे हुए थे पर्टिकुलर के, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी का कुछ नाम होता है, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी का कुछ नाम होता है। एक एक ऑनर की 10 ट्रक्स होती हैं जो सिर्फ काम ही यही करती हैं कि वो कंपनी से गुड्स लेकर और उनकी डेस्टिनेशन तक उनको पहुंचाएं। उसमें उनका और कोई काम नहीं होता, सिर्फ उनका यही काम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी सर्विसेज दें। Similarly, a carrier who carry the passenger is not a common carrier. वहां पर भी जो कैरियर पैसेंजर्स को कैरी कर रहा है वो कॉमन कैरियर में नहीं आता। ठीक है, यस मैम। regular business, a common carrier carries good a regular business to earn money. ठीक है, अब जाहिर की बात है वो बिजनेस है ट्रांसपोर्टिंग का, कुछ लोगों की कुछ बिजनेसेस हैं हमारे पास। ये जो है ट्रांसपोर्टिंग वो भी इस सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। if any carriers carry goods occasionally, it's not a common carrier. अगर कोई कैरियर कंपनी है या कोई लोग, मतलब कुछ प्राइवेट कैरियर्स भी तो होते हैं ना, तो वो बोल रहा है कि अगर कोई बंदा ओकेशनली कोई, मतलब कैरियर, ओके बंदे की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, तो राजीव बेटा कोई कैरियर है, आप समझ जाए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, कि कोई कैरियर है ओकेशनली गुड्स की सर्विसेज आपको दे रहा है, तो इट्स नॉट अ कॉमन कैरियर। वो कॉमन कैरियर में नहीं आएगा, कैरियर्स में तो आएगा लेकिन कॉमन कैरियर्स में नहीं आएगा। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन कैरियर पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कैरियर्स में। Inland navigation, the carriage must be made by land or inland navigation. By the term inland navigation mean the carriage of goods by boat, steamer and sail of canal and rivers. ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि नेविगेशन इनलैंड, सॉरी यहाँ पर क्या बोल रहा है, लैंड एंड इनलैंड। तो इनलैंड में क्या बात, कौन सी चीजें इसकी आ रही हैं, पानी के रास्ते, फिर वो आपके रिवर हो, सेल हो, केनाल हो या कुछ भी हो, लेकिन कैरीज किसके थ्रू हो रही है, बोट्स के थ्रू हो रही है। तो बोट्स तो पानी नहीं चलेंगी ना। All person indiscriminately, a common carrier is bound to carry the goods of any person who offer his goods for a carriage and pay for the services. कॉमन कैरियर क्या होता है, वो बाउंड होता है गुड्स को कैरी करने के लिए किसी भी पर्सन की, जो उसको ऑफर करे गुड्स की और उसके बदले में उसको पे करे उसकी सर्विसेज के जगह पे, वो सर्विसेज देगा और हम उसको क्या करेंगे, पे करेंगे, पैसे पे करेंगे। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, उसमें क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं आएगा। इफ अ कैरियर रिजर्व्स the right to reject an offer even if there is a commendation in the carries or the offer is ready to pay the freight, he is not common carrier. ठीक है, अगर वो क्या कर रहा है, कैरियर रिजर्व कर रहा है किसी, उसके पास जो है ना रिजर्व राइट रखता है रिजेक्ट करने का, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अकमेंडेशंस की ऑफर्स दी जाती हैं, तो वो रेडी टू पे हो जाता है कि वो फ्राइट नहीं करेगा, और तो फिर वो बात क्या आ जाती है, कॉमन कैरियर में नहीं आती।
सिंपल इस बात में इस टॉपिक पे क्या कह रहा है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, ठीक है। कोई भी बंदा है आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, वो ऑफर कर रहा है, तो आपकी मर्जी, आप रिजेक्ट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या डिस्क्रिमिनेशन बीच में नहीं लानी। उसके बाद आ जाती है कॉमन और पब्लिक कैरियर। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है, इंडिविजुअल फर्म्स हो सकते हैं, इसमें कंपनीज हो सकती हैं। ओनली द कैरियर ऑफ गुड्स, जो गुड्स की ही सर्विसेज जो है ना प्रोवाइड कर रहा है, उसकी रेगुलर एक्टिविटी, वो उसकी जो एक्टिविटी है वो रेगुलर बेस पे होगी। ऐसे नहीं कि आज उसने जो है ना क्या कहते हैं कि सर्विसेज हमें दी और फिर कभी दी कभी नहीं दी। जो ऐसा करता है उसे ओकेशनली कहते हैं, और वो ओकेशनली कॉमन कैरियर में नहीं आता। नो राइट टू रिजेक्ट और रिफ्यूज फॉर कैरियर। कॉमन कैरियर में जो आते हैं उसको उनको राइट नहीं होता रिजेक्ट या रिफ्यूज करने का अपने कैरियर को। कॉमन कैरियर इज रिस्ट्रिक्ट टू द लैंड एंड इनलैंड वाटरवे। कॉमन कैरियर में रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड होती है लैंड एंड इनलैंड वाटरवे में। ड्यूटीज क्या है, कैरी फॉर ऑल, वो सबके लिए है। कैरी गुड्स सेफली, ये भी उसकी ड्यूटी है कि जो वो सर्विसेज दे रहा है उसके पास जो गुड्स हैं उसको सेफली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाए। डिलीवरी विद इन अ रीजनेबल टाइम, जाहिर की बात है ऐसा नहीं, अब ये जो सर्विसेज, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, एक के पंजाब से कराची तक ट्रांसपोर्ट की है हमारी जो है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है किसी बंदे के साथ जो कैरियर कंपनी में, ठीक है, उनके साथ हमने किया है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जाहिर की बात है एज सून एज पॉसिबल का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन उनके पास वो जो डेज बताते हैं कोशिश करें कि उन्हीं दिनों में वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें अपना, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगाएं, क्योंकि जितना वो अपना कॉन्ट्रैक्ट में चीजें लिखी होंगी वो जल्दी उसमें उस पे अपने टाइम पे पूरा उतरेंगे तो उनकी क्या होगी, उनकी गुडविल अच्छी बनेगी, उनकी पीआर अच्छी बनेगी। उसकी ये ड्यूटी है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी चीजों को इजीली और अपने डेस्टिनेशन पे जल्द से जल्द पहुंचाएं। डिलीवर द गुड एट प्लेस, उसी जो गुड्स उसके पास है वो डिलीवर उसी प्लेस पे करें जहां पर उसको बोला गया है। कीप द गुड्स इन द कस्टम, ठीक है, जाहिर की बात है कस्टम में उनकी जो है गुड्स से उनको सही रखे। मतलब उसके कस्टम्स के रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करें, ऐसे नहीं कि मतलब उनको रूल्स को तोड़े। कोई है लगता है वेटिंग रूम में, नहीं कोई नहीं है। मिनिमम रेम्यूनरेशन, कम से कम रेम्यूनरेशन, उसमें राइट टू रिटेन और रिफ्यूज डिलीवरी, उसके पास राइट है रिफ्यूज डिलीवरी करने का। राइट टू रीजनेबल एक्सपेंसेस, उसके पास जाहिर की बात है रीजनेबल एक्सपेंसेस क्या है कि अब जो उसको खर्चा मिल रहा है उसमें उसके एक्सपेंसेस जो है ना, जो कंपनी है वो उसके एक्सपेंसेस भी उसमें उठा रही होती है। अब जाहिर की बात है एक पंजाब से लेके कराची तक एक ट्रक चल रहा है, तो वो ड्राइवर पूरा टाइम उस ट्रक को चलाता तो नहीं रहेगा ना, उस बीच में उसको पानी का, उसका खाने पीने का सारा टाइम उसमें कैलकुलेट करेगा, वो सारे एक्सपेंसेस अपने कैलकुलेट करेगा। तो राइट टू रीजनेबल एक्सपेंसेस, उसका हक है कि वो रीजनेबल एक हद तक उस एक्सपेंसेस रखे। एक ऐसे नहीं कि अगर 2000 का खर्चा हो रहा है तो वो 10,000 रखें। राइट टू लिमिट लायबिलिटी, वो क्या करते हैं, उनके पास राइट है कि अगर उनके उस बीच में अगर उनको कोई नुकसान है तो वो लिमिटेड लायबिलिटी करें। मतलब लिमिटेड लायबिलिटी जहां पर भी आती है तो आप उस बात को समझ जाया करें कि वहां पर शेयर होती है लायबिलिटी, मतलब उसके पार्टनर्स में शेयर होती है। कि तो फिर ऐसा होता है कि यहाँ पे मैं आपको ये एग्जांपल दूं कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई लॉस हो रहा है तो उसका जो लॉस है वो शेयर हो जाए, उसकी जो लायबिलिटी है वो शेयर हो जाए। राइट टू सेल गुड्स अंडर द इनहेरेंट वाइस कंडीशन, ठीक है, उसके पास सेल होना चाहिए। अगर उसके पास अंदर इनहेरेंट ऐसी कोई वाइस कंडीशन पैदा होती है तो उसके पास राइट हो कि वो सेल करे गुड्स को। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आया है, इसमें आप जो है ना सब्जी मंडी जो हमारी होती है उसमें जो है ना आप इसका एग्जाम्पल वो हम एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। An act of God, enemies to state, inherent vice of good carrying, defective packing and fault or fraud of the consigner, ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं, इसमें आ जाती हैं कि ये इसमें
इसका ख्याल रखना है। फॉल्ट और फ्रॉड कंसाइनर की साइड से नहीं होनी चाहिए, डिफेक्टिव पैकिंग नहीं होनी चाहिए। ये उसका जो गुड्स सेंड कर रहे हैं उनका होगा, क्योंकि जो पैकेजिंग करेगा ये रूल उस पे जो है ना वो पे करेगा। प्राइवेट कैरियर, कैजुअल और ओकेशनल कैरियर, ठीक है। अब प्राइवेट वाला जो है, जैसे पीछे हम ये डिस्कस कर चुके कि जो ओकेशनल कैरियर्स है ना वो जो है हमारे कॉमन में नहीं आते। तो अब आ जाते हैं प्राइवेट कैरियर्स की बात करते हैं। प्राइवेट कैरियर्स में कौन कौन आ जाता है? कैजुअल ओकेशनल कैरियर, जिसके पास राइट होता है कि वो एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। कॉमन कैरियर के पास ये राइट नहीं होता कि वो रिजेक्ट करें। उसके पास अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है तो उसको करना है, वो ओकेशंस नहीं देखेगा कि ये टाइम है मेरा करने का या नहीं है। और द प्राइवेट कैरियर इज गवर्न्ड बाय द पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये जो है प्राइवेट जो कैरियर है वो गवर्न किसके थ्रू यहाँ पर चल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू चल रहा है। उसका भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पर है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, मैं यहाँ पर स्लाइड्स में कितने सारे लाऊं मुझे पता नहीं चल रहा था कौन से लूं कौन से नहीं। कॉमन वर्सेस प्राइवेट कैरियर। कॉमन वर्सेस में कॉमन में क्या आ जाता है? रेंडर रेगुलर सर्विसेज देता है वो। नो राइट टू रिजेक्ट, नो राइट टू रिफ्यूज। टर्म कैरियर्स आर फिक्स्ड, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कैरियर्स के वो फिक्स होते हैं। गवर्न्ड बाय द कॉमन कैरियर्स एक्ट 1865। अब प्राइवेट की बात कर रहे हैं तो रेंडर्स कैजुअल और ओकेशनल सर्विसेज होती हैं, उसकी अपनी मर्जी होती है वो रिफ्यूज करे या नहीं करे। टर्म कैरेज कैन बी नेगोशिएट, उसमें जो टर्म्स एंड कैरेज कंडीशन है वो नेगोशिएट हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट है, ओकेशनल है, अब वो उसकी अपनी मर्जी है। इट्स गवर्न्ड बाय द पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये उसको इजाजत दी गई है पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो वो ऐसा कर सकता है। ग्रेजुएशन कैरियर्स, ठीक है। मीनिंग व्हेन द कैरियर्स कैरिंग गुड और अ पैसेंजर विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, देन दूस कैरियर आर सेड टू द ग्रेजुएट कैरियर। फॉर एग्जांपल इसमें हमारी रेलवे आर द बेस्ट एंड एप्ट एग्जाम्पल आ जाएगी। क्यों? क्योंकि लॉ गवर्नमेंट बाय पाकिस्तान रेलवे एक्ट में ये बोला गया है कि हम जो है ये इसमें ग्रेजुएट कैरियर्स में हमारी क्या आ जाती है, अब तक अभी आया है। मीनिंग व्हेन द कैरियर कैरिंग गुड और अ पैसेंजर विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, ठीक है। कैरियन कैरी कर रही है गुड और पैसेंजर्स जो होते हैं वो विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, देन दूस कैरियर से द ग्रेजुएट कैरियर्स, ठीक है। उसमें क्या है, उस कैरियर्स को क्या कहा जाएगा? ग्रेजुएट कैरियर्स कहा जाएगा। जैसे कि वो हमारी जो रेलवे लाइन आ जाती है, इसका बेस्ट एग्जांपल इसीलिए क्योंकि यहाँ पर पैसेंजर सामान जो उठाते हैं ना उसकी चार्जेस नहीं हमारे काउंट की जाती है, सिर्फ जो पैसेंजर की टिकट होती है ना उसी की हम जो है ना पैसे देते हैं। डॉक्यूमेंट ऑफ कैरियर्स बाय एयर, ठीक है। अब अच्छा सॉरी चैप्टर ये है, मैं सी इसको देना भूल गई हूँ। चैप्टर 2 ऑफ सेकंड स्केड्यूल। स्केड्यूल हमारे क्या होते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं। हमारे जो लॉ होते हैं ना, जो रूल्स जो हमारे एक आते हैं वो स्केड्यूल के थ्रू आते हैं। वो हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो देती है वो रूल्स और एक्ट्स, उसमें फिर सेशंस बनते हैं अलग अलग से। उसमें ये चैप्टर 2 के सेकंड स्केड्यूल में एक कैरियर्स बाय एयर एक्ट 1972 का इसकी बात की गई है। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? उसमें ये था कि पैसेंजर की टिकट आ जाती है, बैगेज चेक मतलब लगेज जो होती है उसकी टिकट आ जाती है। आपने ये तो सुना होगा ना कि अगर आप बाहर जाते हो तो एयरपोर्ट पे आपका वेट मुकर्रर होता है, उससे जितना भी आपका जो है क्या कहते हैं आपके साथ सामान है उसका वेट जो है ना चेकआउट किया जाता है। आई थिंक 20 केजीज आपको अलाउ होते हैं, उससे ज्यादा अलाउ नहीं होता। उससे ज्यादा अगर आप लेके जाना चाहो तो उसके पे पैसे चार्ज करते हैं। तो फिर आपके लगेज या जो भी चीजें होती हैं उनकी टिकट होती है उनके साथ। एयरवेज बिल्स, एयरवे कंसाइनमेंट नोट, जाहिर की बात है अगर आप कंसाइनमेंट भेज रहे हो, कंसाइनमेंट बेटा उसको कहते हैं जो आप बड़ी तादाद में कोई गुड्स भेज रहे होते हैं। Law related to carriage by air is Air Act 1972 that allow the Pakistan carriage by air act is contain schedule 1 and 2। मैं ऐसा करती हूँ कि ये मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ कि ये जो दोनों स्केड्यूल्स है ना ये आप लोग पढ़ो और नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ शेयर कीजिएगा।
ठीक है, अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये एक्ट जो है काफी बड़े बड़े होते हैं। सिर्फ जो मैं मेंशन किए हुए हैं यहाँ पर सिर्फ आप वही पढ़ के आइएगा, ज्यादा नहीं पढ़िएगा क्योंकि ज्यादा पढ़ने के 200 पेजेस के इसका पीडीएफ होता है, फिर आप इतना नहीं पढ़ पाओगे। आप क्या करोगे, सिर्फ सिंपली जाओगे कि कैरेज बाय गुड्स एक्ट में, उसमें बाय एयर, बाय लैंड और तीसरा कौन सा था, कहाँ गया, बाय एयर, बाय सी एंड बाय लैंड, ये तीनों इसके एक्ट हैं। ये आप पढ़ के आइएगा, सिर्फ इनके स्केड्यूल्स पढ़ेगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। Liability of the Air Carriage Act. The Air Carriage Act 1972 lists the following liabilities for air carriers: damages in respect of a death or injury caused during the carriage. ठीक है, अब damages जो है उसमें एक्ट में क्या आ जाती है, वो liability है एयर कैरियर्स पर कि अगर damages हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई मर जाता है, किसी की इंजरी होती है, तो वो आपने देखा होगा कि अगर एयर क्रैशेस वगैरह होते हैं तो वो जो लोग उसमें मरते हैं या इंजर होते हैं उनको वो पे करते हैं। मिनिमम डेथ और इंजरी डैमेजेस ऑफ यहाँ पर 2.5 लाख, ये फ्रांस का। पाकिस्तान का भी शायद इतना ही है, 2.5 लाख है, पता नहीं 12 लाख है, श्योर नहीं हूँ इसमें। स्विस करेंसी अकॉर्डिंग टू 2002 ICO एक्ट में ये बात तो तय हुई थी। ठीक है, कम से कम मिनिमम डेथ और इंजरी डैमेजेस आर, उसमें इतने पैसे पे करेंगे। कंपनसेशन फॉर नॉन स्केड्यूल्ड गुड्स आर 250 फ्रेंच पर केजी। ठीक है, अब उस पे ये यहाँ पर ये फिर बोल रहा है कि 250 पर फ्रेंच पर केजी दिए जाएंगे, ये फ्रांस की करेंसी की बात कर रहा है। डेडलाइन फॉर अग्रीवेंस रेडलेस। ठीक है, रेडलेस गिवेनेंस में क्या आ जाता है, डैमेजेस ऑफ लगेज। फॉर एग्जाम्पल आपका जो लगेज है उसका डैमेज हो गया है तो विद इन 7 डेज उसकी रिसिप्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। डैमेजेस फ्रॉम कैरेगो क्या होता है, वो चीज जिसमें आप, वो सामान जो आप सेंड कर रहे हैं, सामान को कह जाते हैं जो आप भेज रहे हैं, विद इन 14 डेज आपको रिसिप्ट उसकी मिल जाएगी। डिले इन डिलीवरी, वो क्या करते हैं, डिले कर देते हैं 21 डेज के लिए, डेट एक्चुअल डिलीवरी जो भी उनको मिल जाती है। जाहिर की बात है ये काजेज है, रीजन से। कैरेज बाय सी, कॉमन कैरियर कॉन्ट्रैक्ट विद द पब्लिक और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द शिपर एंड कैरियर इन द ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। ये इसमें बोल रहा है कि कैरेज बाय सी में, फिर यहाँ पर फिर से जब आपकी ट्रांसपोर्ट बाय शिप होती है तो फिर उसके भी जो एक्ट हो जाते हैं वो लैंड ट्रांसपोर्ट से थोड़ी अलग हो जाती है, एयर ट्रांसपोर्ट से थोड़ी अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पानी के थ्रू जा सकती हैं। अब देखें तीनों चीजों में, चाहे वो पानी हो, चाहे बाय सी हो, चाहे बाय एयर हो, या चाहे बाय लैंड हो, तीनों में नेचुरल डिजास्टर्स तो आ सकते हैं ना। नेचुरल डिजास्टर इन सेंस के पानी में क्या हो गया कि जहाज डूब गया या कोई ऐसा नुकसान हो गया जिसमें आपका जो सामान था वो, सॉरी पानी का जहाज वो उसमें खत्म हो गया, तो इसमें फिर इंश्योरेंस अलग से आ जाती है। वो चीज अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इंश्योरेंस है ना, उसकी फिर लंबा खासा टॉपिक है टाइप ऑफ इंश्योरेंस में, वो मैं कोशिश करूंगी कि वो आपको जरूर उससे थोड़ी वेल नॉन उसकी नॉलेज दूं आपको। यहाँ पर क्या बोल रहा है, द कॉमन कैरियर कॉन्ट्रैक्टिंग विद द पब्लिक और ट्रांसपोर्ट सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट कैरियर बिटवीन शिपर एंड कैरियर इन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ये शिपर और कैरियर की बात कर रहा है, जो शिप तक पहुंचाने वाला और जो कैरियर है वो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स उनकी क्या क्या चाहिए होती है। बिटवीन शिप एंड ओनर अदर 2 पर्सन, वो 2 पर्सन होते हैं जिसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्राइटमेंट कहते हैं। ठीक है, अफ्राइटमेंट कहते हैं। A contract of affirmation क्या होता है, इट इज a contract between the ship owner and the charterer। ये क्या होता है, चार्टर क्या होता है, वो बंदा होता है जिसके थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे होते हो। वो उस बंदे को, मतलब मेरी गुड्स है, ठीक है, मैं डायरेक्ट शिप वाले बंदे को शिप से कॉन्टेक्ट नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, चार्टर हायर करूंगी, चार्टरियर हायर करूंगी, फिर वो बंदा जो है वो शिप वाले बंदे से डीलिंग करेगा। फिर वो डीलिंग कैसे करता है वो आगे मैं बताऊंगी। वो कमीशन उसकी कुछ होती है, उसके जारी बातें पैसे होते हैं, उस पर वो करता है, लेकिन उस शिप के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपना, शिप ऑनर के साथ। कहाँ पर थे,
which ship owner agree to carry goods to charterer in the ship or give the charterer that use the whole a part of ship cargo carriers space for the carriage of a goods and specific voyages are the specific time. Voyages are a specified time. The charterer agree to pay specified price called freight. फ्राइट आउट एक्सपेंस सुना होगा आपने, अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में हमने ये बहुत बार यूज किया है। ये कॉस्ट होती है आपकी गुड्स की, ट्रांसपोर्ट चार्जेस होती है, ये वो कॉस्ट होती है जो आपकी गुड्स को ट्रांसपोर्ट पे जो खर्चा है ना उससे कहा जाता है। फॉर द कैरिज ऑफ द गुड्स आर यू फॉर द यूज ऑफ द शिप। ठीक है, अब ये कहाँ क्या बोल रहा है इसमें कि सिंपली जो बात है वो ये कह रहा है कि जो ऑफराइटमेंट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो दो लोगों के बीच में होता है, शिप ओनर और चार्टरी के बीच में होता है। चार्टरी क्या करता है, शिप ओनर क्या करता है, एग्री करता है कि हाँ जो गुड्स मुझे चार्टर ने दी हैं शिप पे, वो उस गुड्स को, उन चीजों को, उस सामान को ले जाने पे एग्री करता है। या टू गिव द चार्टर द यूज द होल अ पार्ट ऑफ शिप कैरेगो कैरियर स्पेस फॉर द कैरेज ऑफ अ स्पेसिफिक बोगीज। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर एक उसको वो जो क्या कहते हैं स्पेस दे देता है जहां पर वो अपना सामान कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में हेल्प करे। वो चीज आर स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, वो स्पेसिफाइड, अब फिर चार्टर के भी टाइम आ जाएंगे, टाइप्स आ जाएंगे, वो मैं आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताती हूँ। द चार्टर एग्रीज टू पे स्पेसिफाइड प्राइस। अब उनकी वो क्या करते हैं, आपस में डील करते हैं, एग्री करते हैं स्पेसिफाइड प्राइस पे, उसको उस प्राइस को हम क्या कहेंगे, फ्राइट फॉर द कैरीज ऑफ अ गुड्स और द यूज ऑफ द शिप। वो जो कैरीज है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट में वही आएंगी जो यूज करेंगे, किसमें, शिप पे यूज होंगी। चार्टर पार्टी काइंड्स ऑफ चार्टर पार्टी। ठीक है, अब ये चार्टर पार्टी की क्या है, काइंड्स है। सबसे पहला कौन सा काइंड है इसमें, वोजी चार्टर। वोजी चार्टर इज अ चार्टर कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग क्वांटिटी एंड द टाइप ऑफ cargo by the named vessel between named port against and agree prices। ठीक है, अब उसमें क्या करता है कि वेसल्स जो है ना बिटवीन, उसमें क्या होता है, पोर्ट के अगेंस्ट एग्री प्राइसेस। अब जाहिर की बात है वो आपस में डीलिंग करेंगे कि हम किस टाइम पे जो है ना, किस इस पे प्राइस पे हम लोग एग्री करें अपना सामान लेके जाने में और ले आने में। ये तो आई थिंक लैंड में भी ऐसा होता है, बाकी बाय एयर वालों के उनके फिक्स रेट हैं, लेकिन वही बात, डिस्काउंट तो हर कोई देता है ना, फिर डिस्काउंट एक अलग चीज आ जाती है, अभी हम वहां उस पर बात नहीं कर रहे। फिर उस सेकंड आ जाता है टाइम चार्टर। ठीक है, टाइम चार्टर इज द हायरिंग ऑफ द वेसल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम। The owner still manage the vessel, but the charter select the port and direct the vessel where go। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि ये टाइम चार्टर को क्या होता है कि उसे अपने एग्जैक्ट टाइम पे चीजें पहुंचानी होती हैं, वो हायर इसीलिए उसको ओनर करता है कि वो विसिल जो अपनी जो है ना स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे हमारा सामान पहुंचा दे। फिर वहां पे चार्टर क्या करता है कि ओनर तो जो उसको बताता है, लेकिन उसके बाद ये पोर्ट के थ्रू डायरेक्ट कोई ऐसा रास्ता, ऐसा शॉर्टकट निकालता है या ऐसा रास्ता निकालता है जिस पे और जल्दी वो टाइम अपना मैनेज करे और अपनी गुड्स जो है जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करे, या ऐसा कह सकते हैं कि बिफोर टाइम पहुंचाए। द चार्टर पे फॉर ऑल फ्यूल द वेसल कंज्यूम port charges, commissions and a daily hire to owner of the vessel। वो जो चार्टर वेसल्स को हायर करता है ना, ठीक है, वो वेसल्स होती हैं पोर्ट, उसमें पानी में चलती हैं, ठीक है, उसको जो हायर करता है ना, फिर वो क्या करता है, उस पोर्ट की चार्जेस अलग होती हैं। अब वो जो बोल रहा है कि मैं आपको टाइम पे दूंगा, ये शिप देर करेगी, मैं वेसल्स, अच्छा 10 मिनट्स, ठीक है, तो मैं विसिल अलग से हायर करूंगा और शिप से जल्दी जाऊंगा, तो वो जो विसिल है मेरी, उसको अगर आपको हायर करनी है तो फिर मेरी चार्जेस भी अलग होंगी, मेरी कमीशन भी अलग होगी, और वो डेली जो हायर करता है वो उसका ऑनर जो है डेली बेसिस पे आपको वो क्या कहते हैं विसिल प्रोवाइड करता है। चार्टर बाय डिमाइस। ठीक है, अब ये क्या करता है, डिमाइस किसे कहते हैं, बेयर बोर्ड चार्टर, उसे बेयर बोर्ड चार्टर भी कहा जाता है और डमाइस चार्टर भी कहा जाता है। इट्स एन एग्रीमेंट फॉर अ चार्टरिंग और हायरिंग अ शिप और अ बोट। ठीक है, ये क्या है, ये एक एग्रीमेंट करता है किस चीज को, शिप को या बोट को हायर करने में। अब इसमें दोनों चीजों को एक्सप्लेन किया गया है कि वो शिप का भी एग्जाम्पल दे रहा है, बोट का भी एग्जाम्पल दे रहा है।
whereby no crew or provision of included is a part of the agreement। ठीक है, वो क्या है, वो प्रोविजन जो क्रू और क्रू या नो क्रू कह सकते हैं या प्रोविजन कह सकते हैं, वो इंक्लूड नहीं होती है एग्रीमेंट में। ठीक है, इनके क्यों, इनसाइड ऑफ द पीपल हु रेंट द विसल फ्रॉम द ओनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेकिंग केयर सच थिंग्स। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो एग्री के जो क्या कहते हैं, जो शिप का ऑनर है, जो सॉरी जो हमारा चार्टरर है, वो क्या करता है, विसल्स की रेंट लेता है ओनर से, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो वही करेगा ना कि मैं चीजें उस तरीके से लेके जाऊंगा। फिर वो कैसे लेके जाता है, अब यहाँ पर जो बोल रहा है कि वो शिप पे या बोट ही हायर करता है, लेकिन उसको ओनर को ये बोलता है कि मैं विसल जो है वो मैंने बुक करवाई है, तो उस लिहाज से वो ओनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो जो विसल ओनर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा टेक केयर ऑफ सच थिंग्स। उसके पास जो चीजें हैं उसका जो जिम्मेदार है वो विसल होगा, क्योंकि उसी को वो चीजें जिम्मेदारी से रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहुंचानी है अपनी डेस्टिनेशन पे। बिल ऑफ लेंडिंग, अब बिल ऑफ लेंडिंग से सिंपल नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये तरीका बता रहे हैं कि आप पेमेंट कैसे करेंगे। डॉक्यूमेंट इशू बाय द शिप ओनर आफ्टर रिसीविंग ऑफ गुड्स ऑन अ बोर्ड इन एक्सचेंज ऑफ अ मेट रिसेप्ट कंटेन ऑफ बिल ऑफ लेंडिंग। ठीक है, ये वही बोल रहा है कि ओनर कैसे रिसीव कर रहा है, बोर्ड ऑफ एक्सचेंज के थ्रू मेट रिसीव कर रहा है। अब ये अगर आपको नजर आ रही है तो ये जो है ना, मैंने पिक्चर ली है बिल ऑफ लेंडिंग की, वो इस तरीके से होती है, ये बैंक बना के देती है जिसमें नेम ऑफ द शिप होती है, मतलब ये बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होती है जिसमें नेम ऑफ शिप होती है, जो रिसीव कर रहा है गुड्स को उसकी होती है, जो पोर्ट पे शिपमेंट हो रही है, पोर्ट डिलीवरी हो रही है, उसका सारा डेटा यहाँ पर दिया गया है। फिर आती है लीडिंग मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब उसमें जो गुड्स आप दे रहे हो उसकी कस्टम वाले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो वो जो आइडेंटिफिकेशन है कि हाँ जो आपने बताई गई है इसमें वही गुड्स हैं या नहीं, तो वो वहां पर चेक करके फिर वो आईडी देते हैं। यहाँ पर वो मेंशन की गई है नंबर ऑफ पैकेजिंग, क्वांटिटी और वेट इन राइटिंग। अब इसमें जो यहाँ पर ये वो मेंशन की गई है जगह, यहाँ देखिए एरोज के साथ जो है जो शो किया हुआ है मैंने, नंबर ऑफ पैकेजेस, क्वांटिटी और वेट इन रिटन, ये सारी, अब कितना वेट है, कितनी क्वांटिटी है, कितनी चीजें हैं, उसकी पैकेजिंग कैसी है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी जाएगी। उसके बाद इसका एचएस कोड होता है, वो जो है मेंशन किया गया है। बेटा माइक बंद कर दे प्लीज। स्टैम्प एंड साइन बाय द ओनर होता है। अब यहाँ पर जो स्टैम्प साइन किया गया है वो किसकी होती है, ओनर की होती है। क्लूज ऑफ अ चार्टर पार्टी, द नेम ऑफ द पार्टीज एंड शिप। ठीक है, अब ये क्या है कि पार्ट जो है ना चार्टर पार्टी जो है उसकी जो क्लूज बता रहा है कि क्या क्या है उसमें, नेम पार्टीज के होने चाहिए और शिप के, दोनों के क्लास ऑफ चार्टर पार्टी होनी चाहिए, क्लास ऑफ शिप होनी चाहिए कि वो कौन सी क्लास का है, मतलब नाउ एट सी वर्थनेस एंड फिटनेस। अब वो जाहिर की बात है वर्थनेस और सी देखेंगे, देखा जाएगा ना जिस लिहाज से कि हमारी जो चीजें जा रही हैं वो सेव है या नहीं है। पोर्ट ऑफ लोडिंग, अब जो लोड कर रहा है पोर्ट पे जो चीजें लोड होती है शिप में, वहाँ उसकी बात कर रहा है कि इसमें भी वो भी चार्टर पे आ रही है। तो बात फुल ऑफ कंप्लीट करे, जो भी सारा सामान है वो पूरा उसी को ही रखवाना होता है। ले डेज एंड डिमरूग लॉ ऑफ मर्चेंडाइज, पेमेंट ऑफ फ्राइड, शिप ओनर्स लाइन। ठीक है, ये सारी जो चीजें आ जाती हैं ये इसमें आ जाती हैं। पेमेंट ऑफ फ्राइड टेन जो आती है, लॉ ऑफ मर्चेंडाइज के थ्रू वो जो चीजें आप भेज रहे होते हैं वो आ जाती है। शिप ओनर लाइन्स इसमें आ जाता है कि शिप ओनर है उसका भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी इससे साइन करवाता है। ऐसे थोड़ी होती है, मरीन इंश्योरेंस आती है ना वो इसमें आती है शिप इंश्योरेंस में। ठीक है, अब डीम ड्यूब में आ जाता है, लॉ ऑफ मर्चेंडाइज आ जाता है, पेमेंट राइट ऑफ आ जाती है, शिप ओनरशिप लाइन आ जाती है, केजर क्लूज आ जाता है। केजर क्या होता है, एक्सेप्टेड पेल्स क्लूज आ जाते हैं उसमें, डिलीवरी ऑफ गुड यूजर इन गुड मैनर्स आ जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे खत्म हुई। बेटा यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन